शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर की वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित तृतीय अध्याय जो कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने, कुंवर नारायण की बहुत चर्चित कविता कविता के बहाने और दूसरी कविता बात सीधी थी पर इसका व्याख्या देखेंगे, इस पे चर्चा करेंगे, इसके कठिन शब्दों को देखेंगे और कवि परिचय देखेंगे। तो आइए सबसे पहले कवि परिचय देखते हैं। तो कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आधुनिक हिंदी कविता में इनका बड़ा योगदान रहा। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। राम जन्मभूमि पे इनका जन्म हुआ था, ध्यान दीजिएगा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। अपनी प्रारंभ में इन्होंने घर से ही स्वाध्याय कर करके प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण किया था। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्रा भी की। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत करते हैं और 1950 के लगभग लेखन की शुरुआत करने पर सबसे चिंतापरक जो इनका विषय होता है, इनकी जो रचनाएं होती हैं वो चिंतापरक लेख होते हैं, कहानियां होती हैं। सिनेमा और अन्य कलाओं पर भी समीक्षा लिखने की कार्य इन्होंने किया है। इन्हें अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार। इतना ही नहीं, केरल का कुमारन आसन पुरस्कार भी आपको प्राप्त है। आपके काव्य संग्रह हैं चक्रव्यूह। 1956 में आपने चक्रव्यूह नाम से काव्य संग्रह प्रकाशित किया। दूसरा परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। प्रबंध काव्य भी आपने लिखा है आत्मजयी के नाम से। कहानी संग्रह भी आपने लिखा है आकारों के आसपास। समीक्षा भी आपने की है आज और आज से पहले। सामान्य जो इनके अपने लेखन है वे मेरे साक्षात्कार नाम से एक रचना भी देने का कार्य करते हैं। आपकी विशेषताएं, काव्यगत विशेषताएं आपकी कौन कौन सी है? तो आपकी काव्यगत विशेषताएं कि कवि ने कविता को, जो कवि की अपनी कविता है उसको सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी है, अर्थात अपने सृजन कर्म को सबसे सर्वप्रथम रखने का कार्य किया है। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव नहीं है, अर्थात जो बड़े बड़े आलोचक हैं जिन्होंने इनको समझा, इनको पढ़ा, इनको जाना, उनकी अपनी अभिव्यक्ति है कि इनकी कविता में कोई व्यर्थ का उलझाव नहीं है। अखबारी, सतहीपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरा इन्होंने लिखने का कार्य किया है। जो इनकी लिखावट है वह बिल्कुल साफ और स्वच्छ दिखाई देती है। समाज के ऊपर करारा व्यंग होता है तो वो व्यंग होता है, उसमें किसी तरह की लीलापोती का कार्य आप नहीं करते। भाषा शैली आपकी विषय विविधता और इनकी कविताओं से विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसमें सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं भी आप करते हैं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते हैं। इस तरह से इन्होंने काव्य सृजन करने का भी कार्य किया।
ये कहते हैं कुंवर जी पूरी तरह से नागर संवेदना के कवि हैं। उनके हैं यहाँ उनके विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं। वैयक्तिक और सामाजिक उपापों का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि नोच खसोट हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकने वाली आपकी कविताएं होती है। जो पहली कविता इनकी है कविता के बहाने जिसका शीर्षक है, उस कविता का सारांश है कि कविता के बहाने जो कवि ने कविता का शीर्षक दिया है वो इन दिनों अर्थात कवि की एक कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज के समय में कवि अपने इस पहली कविता में आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में उसे संशय हो रहा है। अर्थात हम जिस वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं इसमें कविता का जो सृजन है, जो उसकी अपनी अभिव्यक्ति है, जो लिखने का कला कौशल है और इसमें किस मार्मिक अभिव्यक्ति का हम वर्णन कर पाते हैं, किस सृजनात्मकता को हम संसार को दे पाते हैं, इसको लोप दिखाई दे रहा है कि हमारी जो पीढ़ियाँ आने वाली हैं वहाँ से ये नष्ट होता प्रतीत होता है कि अब कविता धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। कवि को इसका भय है। तो कहता है कि संशय हो रहा है, यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव में जो नई नई तकनीकें हम विकसित कर रहे हैं, यंत्र विभिन्न विज्ञान विकसित हो रहा है, मशीनें विकसित कर रहे हैं, उसके दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। अर्थात कुछ कविता भी होती है, कुछ अपने सृजन भी होते हैं, मानव अपने आंतरिक उद्वेगों से संसार को देख करके कुछ व्यक्त करने का भी कार्य करता है। ये पीढ़ियाँ अपरिचित रह जाएंगी, नहीं जान पाएंगी। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। तो आइए देखते हैं इस कविता को बड़े मार्मिक ढंग से कवि ने लिखने का कार्य किया है और बहुत ही मर्मस्पर्शी ढंग से उसको व्यक्त भी किया है। कविता बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी तरह से कोई आपको किसी तरह की कोई असुविधा आपको होती है तो बेहिचक आप पूछने का कार्य करिएगा। जो कठिन या शब्द आपको प्रतीत हो उसको सर्किल में करिए, नोट करिए, फिर पूछने का कार्य करिएगा। किसी पद का भावार्थ अगर आपको समझने में असुविधा होती हो तो बेहिचक बताने का कार्य करिएगा। आइए पहला पैराग्राफ, पहली कविता देखते हैं, कविता के बहाने। तो कविता के बहाने में कवि क्या कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। ध्यान दीजिएगा कि कवि ने जो कविता शब्द है वो कविता जो है उसका मानवीकरण किया है, उसको पक्षियों के रूप में, मानव के रूप में वर्णित करने का कार्य करता है। भला कविता ऐसा कैसे हो सकती है कि इस रूप में परिवर्तित हो जा। तो कवि की अपनी कल्पना है और उसका मानवीकरण एक अलंकार होता है। जब किसी चीज़ का मानव से उसकी तुलना, जीवों से उसकी तुलना करने लगते हैं तब मानवीकरण होता है। तो कवि कविता का मानवीकरण करता है। सबसे पहले आप ये जानिए। और कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है। कवि की जो कविता है वह कविता एक उड़ान है। तो कविता उसके कल्पना की एक उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए कि आप भी जान जाइए कविता भी उड़ती है। तो कैसे? तो चिड़िया के बहाने, अर्थात चिड़िया की तरह कवि की कल्पना भी उड़ने का कार्य करती है। इसे सिद्ध करने के लिए, प्रतीत करने के लिए वह एक चिड़िया का उदाहरण देता है। साथ ही कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहता है कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, एक लिमिट होता है। किंतु कविता की जो कविता की अर्थात जो कल्पना का दायरा है, जो हमारी सोच है, जो हम आप सोच पाते हैं, उसको कोई बंधन है, उसको कहीं हम बांध सकते हैं, वो असीमित है। अर्थात इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये असीमित है।
जितना हम चाहें उतना सोच सकते हैं, जितना दूर चाहें वहाँ, पल भर में हम यहाँ, पल भर में अमेरिका, पल भर में कहाँ कहाँ, अनंत हमारी इच्छाएं हैं और उनमें अपने कल्पना से अपने शब्दों को पिरो करके हम कुछ भी व्यक्त कर सकते हैं। फिर कहता है कि चिड़िया उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। कहता है चिड़िया के घर के अंदर, बाहर भीतर चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। कहता है कि चिड़िया घर के अंदर, बाहर या एक कमरे से दूसरे कमरे तक या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है। बहुत करेगी, गांव छोड़ देगी, अपना 10-20 किलोमीटर का क्षेत्र छोड़ देगी, यही करती है। बहुत करेगी, प्रदेश में जब प्रवास पे पक्षी जाते हैं तब वो देशाटन कर लेगी, अर्थात एक देश से दूसरे देश को चले जाएगी, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को चली जाएगी। बस इतना ही कर पाएगी, लेकिन इतना ही उसका अपना लिमिट है कि एक घर से दूसरे घर तक उड़ कर करके एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक देश से दूसरे देश तक जा सकती है। परंतु कविता की उड़ान अनंत होती है, व्यापक होती है, इसकी कोई अनलिमिटेड सीमा होती ही नहीं। ये जहाँ तक चाहे वहाँ तक जा सकता है। कवि के कहता है फिर, कविता पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कवि की जो अपनी भाव हैं, जो उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। कवि के जो भाव, आपकी जो सोच है, आपकी जो कल्पना है, वो इसी तरह कवि की भी सोच और कवि की कल्पना है और वो अनंत है। कविता घर घर की कहानी कहती है, आपके घर की, हमारे घर की, इनके घर की, उनके, हम जितने सारे लोग हैं समस्त लोगों के घर घर की कहानी को, क्योंकि कविता यथार्थ में लिखी जाती है और जो चीज़ें यथार्थ में अर्थात वर्तमान में घटित होती है उसी को कविता का शीर्षक बनाया जाता है और हमेशा सच कहने का कार्य करती है, हमेशा यथार्थ कहने का कार्य करती है। वह पंख लगा कहता है कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, कि वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है, उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं बहुत आगे है, बहुत आगे है। अर्थात अगर कविता में पंख लगा दिए जाएं, कविता को सही रूप में वर्णित कर दिया जाए तो अनंत सदियों सदियों तक आने वाली हमारी पीढ़ी, आपकी पीढ़ी, न जाने कई पीढ़ियां उसको पढ़ती, जानती, चलती चलती सुनती आ रही हैं। कबीर को आप देख लीजिए, मीरा को देख लीजिए, तुलसी को देख लीजिए, सूरदास को देख लीजिए, आपके बाबा ने भी वही पढ़ा था, आपके पिताजी ने वही पढ़ा था, आप भी वही पढ़ रहे हैं, शायद आपके बच्चे भी वही पढ़ेंगे। तो बरसों बरसों तक ये जीवंत, और इतना ही नहीं, देश विदेश विश्व के कोने कोने में हर भाषाओं में अनुवादित कर करके और ये पढ़ने का कार्य। तुलसीदास का जो रामचरितमानस है विश्व के समस्त भाषाओं में अनुवादित है और विश्व के समस्त देशों में वहाँ के पढ़ने वाले जो उनके अपने लोग हैं, जो अपने भक्त परंपरा के लोग हैं, वो उसको जानते, पढ़ते, समझते, चलते चले आ रहे हैं। तो उसकी अनंत सीमा है। कविता की अपार संभावना, कवि अगर विशेष देखें इस पैराग्राफ का, तो कवि कविता की अपार संभावनाओं को बताने का कार्य करता है। कविता सरल सहज खड़ी बोली में व्यक्त होती है। कवि की जो अपनी वाणी है वो सरल सहज और खड़ी बोली है। कहता है चिड़िया क्या जाने, क्वेश्चन मार्क लगाता है, तो प्रश्न अलंकार भी उत्पन्न होता है। कविता का मानवीकरण शुरू में मैंने बता ही दिया है कि कविता का मानवीकरण भी किया है। कविता की उड़ान भला, कविता की उड़ान भला, कविता की उड़ान भला में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस तरह से कवि ने उक्त कविता को दिखाने का कार्य किया है। माने एक शब्द है, माने का उड़ने के माने, माने मीन्स क्या होता है, अर्थ होता है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, उड़ने के माने शब्द जो होता है, यहाँ पे माने जो लगा हुआ है, माने में वर्ड शब्द का अर्थ होता है कि अर्थ ही उसका अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है, जो मीनिंग हुई वो अर्थ हुआ माने का। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। ये फिर कहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि कहता है दूसरे पैराग्राफ में कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। पेज नंबर 70 पे देखिएगा, सेकंड पैराग्राफ है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने,
कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिन मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चे के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। देखिएगा, बहुत मार्मिक ढंग से अपने बातें कहने का हिमायती है कवि, और बहुत ही सरल तरीके से अपनी समस्त बातों को कह जाता है और बहुत बड़ी बातें कहने का कार्य करता है। तो कहता है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कि कवि दूसरे पैराग्राफ में कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। कहता है कि कविता नाजुक भी है, फूलों की तरह है, वो उसके बहाने अर्थात उसके ऊपर भी कविता लिखी जा सकती है। फूलों के बहाने कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है, प्रश्न बहुत आनंदित होता है, प्रसन्नचित होता है। उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। जैसे फूल धीरे धीरे उसमें पहले कोंढ़ी बनती है, फिर धीरे धीरे उसमें स्फुरण होता है, फिर अपने पूरी तरह से उसका स्फुरण हो जाता है, वो एकदम फूल का जितना उसकी सीमा होती है, लिमिट होती है, उतना वो विस्तृत हो जाता है, फैल जाता है। तो कवि के मन में भी कविता फूल की भांति विकसित हो रही है, फूट रही है, बढ़ रही है, फैल रही है। फूल में कविता में रंग है, फूल से ही कविता में रंग है। अर्थात जिस प्रकार फूल लाल पीला नीला और सुगंधित होता है, वैसे कवि की कविता में भी भांत भांत के रंग है। वो जिस परिवेश में चाहता है उस परिवेश में ढालता है, और जैसी गंध उससे चाहता है वैसी गंध लाने का कार्य करता है। कहता है उसमें कविता में रंग है, भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। लेकिन एक बात यथार्थ है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। फूल कुछ समय के लिए ही खिलते हैं, बाहर भीतर इस घर उस घर। कि फूल जो होते हैं वे क्षणिक होते हैं, आज होंगे 2 घंटे बाद नहीं रहेंगे कुछ फूल, कुछ पूरे दिन रहेंगे, कुछ 1-2 हफ्ते तक रहेंगे, कुछ 10 दिन तक रहेंगे, अंत में उसको मुरझा करके गिर ही जाना है। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं, उनका अंत हो जाता है। वो निश्चित समय के लिए होते हैं, उनकी परिणति निश्चित होती है कि आज ये जन्मा है तो कल इसका विनाश होना है। वे घर के अंदर बाहर, बाहर भीतर इस घर उस घर। कहता है वे घर के अंदर बाहर एक दूसरे से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं। कभी बाहर कभी अंदर हवा जैसे चलती है, वैसे वो अपने आप को एक दूसरे को सुगंधित करते रहते हैं, और अंदर बाहर उनकी सुगंध से विभिन्न तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। बिना मुरझाए महकने की माने फूल क्या जाने। कहता है लेकिन परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है। बिना मुरझाए महकने की माने फूल क्या जाने, अर्थात फूल तो निश्चित 1-2 घंटे 1-2 दिन 1-2 हफ्ते के लिए हैं, लेकिन कविता अनंत है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल अर्थात कभी उसका अंत मुरझाए ना, कभी वो उसकी परिणति निश्चित न हो, ऐसा नहीं संभव है कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है, इस बात को फूल कदापि नहीं समझ सकता है। फिर कवि कहता है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। फिर कहता है कि कविता जो है वो बच्चों के खेल के समान प्रतीत होती है। कविता जो है बच्चों के खेल के, कवि जो अपनी कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, अर्थात जो छोटे बच्चे होते हैं वे कहीं भी सीमित संसाधनों में और सीमित संसाधनों में जैसा उनके पास होता है कि बहुत चीज़ें उनके पास हो, तब भी उनके मन में कुछ होगा तो नहीं खेलेंगे, और नहीं होगा तब भी उनकी इच्छा होगी तो वो खेलना शुरू कर देते हैं कहीं भी। उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्द क्रीड़ा है, खेल है एक तरह का, और उनसे वो
खेलना चाहता है विभिन्न तरह की। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, वह उनसे क्रीड़ा है, अर्थात शब्दों का एक खेल है, एक क्रीड़ा कवि करता है उस शब्दों से। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। कहता है कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अर्थात जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं खेलते खेलते आपके जो बगल के लोग होते हैं, आपके जो दुश्मन होते हैं, पटदार जो होते हैं, उनके यहाँ भी वो चले जाते हैं, उनके यहाँ से चले आते हैं। तो बच्चों का भेदभाव कोई नहीं करता, वो कहीं जहाँ आप रोकेंगे वहीं वो जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह के कवि की जो कविता है वह इसी तरह से है, बच्चों की तरह है। बच्चों के लिए सभी घर क्या होते हैं, एक समान होते हैं। वे खेलते समय अपने पराये में भेद नहीं कर पाते हैं कि ये हमारा है, ये उनका है, ये चाचा का है, चाची का है, ये उनका है, यहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए। इतनी भिन्नता उनमें नहीं रहती है, इतना भेद करने के गुण उनके पास नहीं रहते हैं। इसी तरह कवि अपने शब्दों में आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। कवि अपने आंतरिक शब्दों से बाहरी आवरण पर घटित होने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको कल्पना लोक में विचरण करके एक एक शब्द लाता है और उनको एक रूप देने का कार्य करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता है, कोई रोक टोक नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होता है, ये अनंत होता है। कविता जैसे चाहे कवि वैसे रचने का कार्य करता है, उक्त में दिखाने का कार्य कि सब घर कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कहता है बच्चे जैसे सारे घर को, अर्थात जहाँ अपने पराये की भिन्नता को खत्म कर करके सबको एक कर देने की अभिव्यक्ति उनमें निहित होती है, सब एक अपने पैरों से एक समान सबको समझने का कार्य करते हैं, वैसे मेरी कविता है। सबको एक तरह से बिना परवाह किए, बिना भेदभाव किए, सबको एक तरह से अपने साथ लेकर के चलने का कार्य करती है। विशेष उक्त पैराग्राफ का विशेष है कि कविता में रचनात्मकता दिखाई देती है। बच्चों व कवियों में समानता दर्शाई गई है कि एक तरफ बच्चे और एक तरफ कवि दोनों एक समान होते हैं। बच्चा ही जाने पंक्ति में बाल मन की सरलता, बच्चा ही जाने पंक्ति में बाल मन की सरलता अभिव्यक्त होती है। छंद मुक्त है। बच्चों के बहाने, बच्चों के बहाने ब की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है और साहित्य में जो भाषा है वह सीधी खड़ी बोली दिखाई देती है, कहीं कोई दो है नहीं। तो आपको इन दोनों पैराग्राफ में कहीं किसी तरह से असुविधा हो तो बेहिचक पूछने का कार्य करिएगा। अगली कविता आती है कि बात सीधी थी पर। तो बात सीधी सी का जो सारांश है पाठ का वो है कि यह कविता कोई दूसरी कविता नहीं, यह जो कविता है कोई दूसरी नहीं, कविता संग्रह कवि का एक है उससे लिया गया है। कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह है, उसमें संकलित कविता है बात सीधी थी पर। कवि वहाँ से अपने दूसरे कविता को लेने का कार्य करता है। इसमें कथ्य के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है कि भाषा क्लिष्ट कर देने से वह कोई विद्वान नहीं हो जाता करता है। वहीं हिंदी साहित्य में एक बात करेंगे कि एक आचार्य केशव दास हुए, वो क्लिष्ट काव्य के प्रेत कहे जाते थे, बहुत कठिन काव्य उनका हुआ करता था। रामचंद्र का लिखते हैं और रामचंद्र का में इतने सारे छंदों का प्रयोग, अपनी विद्वता को साबित करने के लिए इतने सारे छंदों का प्रयोग कर देते हैं कि कोई रामचंद्र का पढ़ना ही नहीं चाहता है। उससे निराशा का भाव उत्पन्न लोगों में होता है, अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। तो अपने आप को जताने के लिए कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, अपनी बात कहने के लिए कवि क्लिष्टता लाने का कार्य करता है, कठिन शब्दों का प्रयोग करता है। तो इस कथ्य में द्वंद्व को उकेरते हुए जो कवि है वो भाषा की सहजता की बात की गई है। कवि ने भाषा को सरल बनाने की बात करता है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं कि हर बात कहने के अपने कुछ ऐसे शब्द जो हैं सामान्य बोलचाल में प्रयोग होते हैं जिसको आप हम आसानी से समझ सकें, कब वैसे शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। कहता है कहाँ कितनी लकड़ी पे, जैसे मेज कुर्सी बेड
चौकी आदि बनवाते समय आपने देखा होगा कि उसमें जो लोहार वर्ग होता है, जो बनाने वाला बढ़ई कारीगर होता है, वो क्या कहता है कि मुझे 1.5 इंच की कांटी चाहिए, मुझे 2 इंच की कील चाहिए, मुझे 2.5 इंच की कील चाहिए, मुझे 3 इंच की कील चाहिए। तो उसके हिसाब से हम उसको देते हैं। तो अगर 1 इंच वाले की जगह वो 2.5 इंच का अगर प्रयोग करता है तो क्या होगा, फट जाएगा। वैसे हमारे शब्द होते हैं, शब्द की कहाँ उपयोगिता है, कभी ये जानना चाहता है कि शब्द को कैसे प्रयोग करना है, किस रूप में प्रयोग करना है, आदि आदि की बातें उसके मन में निहित होती है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात और सही शब्द से जुड़ना होता है, तभी जाकर के ऐसा बनता है। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना प्रभावशाली हो जाती है, ऐसा कवि का अपना स्वतः का मानना है। तो आइए देखते हैं। बात सीधी थी, कविता का पहला पैराग्राफ। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। सॉरी, बात सीधी थी ना, हमको ये देखना है कि बात सीधी थी। दूसरी कविता है कब की, कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जड़ा टेढ़ी सी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। कवि कहता है कि वो अपने मन के भावों को सहज रूप में अभिव्यक्त करना चाहता है। कवि के मन में जो उसके अपने भाव हैं, जो संसार को देखता है, आपको, हमको, दुनिया को, अपने परिवेश को देखता है, और जो उसके मन में भाव आता है वो उसको सरल सहज शब्दों में व्यक्त कर देना चाहता है, संसार के सामने रख देना चाहता है, सबको उससे अवगत करा देना चाहता है। परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा। लेकिन जो समाज है, जो हम परिवेश है उसका, यानी जो हमारा आपका उसका सबका जो परिवेश है, इस परिवेश को देखते हुए उसने उसमें क्लिष्टता लाने का कार्य किया कि भाषा की प्रस्तुति का जो माध्यम हो वो प्रभावशाली हो। पर भाषा के चक्कर में भावों की सहजता नष्ट हो गई। लेकिन इस प्रभावशालीपन के कारण जो उसके अपने भाव थे, जो सीधे सरल शब्दों में वो वर्तमान को दिखा देना चाहता था, वो क्या हुआ, उसमें भावों की जो सहजता थी वो नष्ट हो गई, भाव दूसरे रूप में प्रकट होने लगे। कवि कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए जिस शब्दों में जिस कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदला, फिर उसके रूप को बदलकर तथा शब्दों को उलट पलट कर प्रयोग किया कि भाषा के चक्कर में जड़ा टेढ़ी सी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, कब क्या कहता है कि उसको फिर हमने उसको बदलना चाहा, और उस शब्द को बदलने में हमें फिर उस कविता में उलट पलट करनी पड़ी, बहुत सारे प्रयोग करने पड़े, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। कवि कहता है कि भांत भांत के परिवर्तन हमको करने पड़े। कवि की कोशिश कि या तो इस प्रयोग से उसका काम बच जाए, या फिर जो उसने लेखनी का कार्य किया है वो उसको सही रूप में बचा ले, या फिर भाषा के उलट फेर के जंजाल से वो मुक्त हो जाए, अलग हो जाए, आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। परंतु कवि को घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, परंतु कवि की कोई भी सफलता नहीं मिलती है। उसकी भाषा के साथ साथ कथ्य भी जटिल होता गया है, ऐसा देखने में प्रतीत होता है। अब उक्त का विशेष जो होगा कि कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। वाक्यांश जो वाक्य है कविता का, जो ये पैराग्राफ है वो छंद मुक्त है। भाषा सीधे आपको दिखाई दे रही है कि भाषा सरल सहज और खड़ी बोली है। टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना, ये दोनों सुंदर मुहावरे का प्रयोग किया गया है। साथ साथ में पुनरुक्त, एक ही तरह के दो शब्द प्रयोग होते हैं, तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग कब करता है। दूसरा है इसी में लेकिन इससे भाषा के साथ साथ
और भी पेचीदा हो गई, कि बात और भी टेढ़ी हो गई और जटिल हो गई और फंस गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। देखिएगा, बहुत मार्मिक ढंग से कवि अपनी बात कहने का कार्य करता है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, मुश्किल मीन्स कठिन, धैर्य मीन्स धीरज, पेंच मीन्स ऐसी कील जिसे आगे का भाग पर चूड़ियाँ बनी होती है, कि आगे का कुछ भाग ऐसे कढ़ाईदार होते हैं और वो उनमें कस करके अंदर प्रवेश दिया जाता है। और बेहतर मीन्स होता है कि समझे बिना खोलकर बेतरह जो शब्द है वो बुरी तरह से होता है। कर्तव्य मीन्स चमत्कार है। तमाशाबीन मीन्स दर्शक जो तमाशा देखने वाले हैं। शाबाशी मीन्स प्रशंसा, आज के जो शब्द हैं। तो कवि कहता है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि कहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई, कठिन हो गई, लोगों के समझने में असुविधा नहीं होने लगी, भाव कुछ और आने लगे हो गई, तब उसने सारी समस्याओं को ध्यान से नहीं समझा। कहता है पेचीदा हो गई तो उसने सारी जो समस्या उसमें थी उसको ध्यान से नहीं समझा। हल ढूंढने की बजाय, मैं पेंच को खोलने के बजाय, कहता है कि हल ढूंढने के बजाय वो और अधिक शब्द जाल में फंस गया। उसको निकालने के चक्कर में अनेक तरह के शब्दों में उलझ गया, बेतरता कसता चला जा रहा, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशाबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कहता है कि बात का पेच खुलने के स्थान पर टेढ़ा होता गया और कवि उसे अनुचित रूप से कसता चला जा रहा है। उसी पर शब्द पे शब्द देता जा रहा है, कठिन शब्दों का प्रयोग करता जा रहा है। इससे भाषा और कठिन हो गई और जाकर के टफ हो गई। लोगों के समझने में, कवि को अपनी बात कहने में काफ़ी असुविधा होने लगी। शब्दों के प्रयोग पर जो दर्शक थे वो न समझते हुए भी उसे काफ़ी प्रोत्साहन दे रहे थे, उसकी काफ़ी प्रशंसा कर रहे थे। इस अपनी प्रशंसा और प्रोत्साहन के चक्कर में वो अपनी बात नहीं कह पाता है और सरल तरीके से न व्यक्त कर करके उसी पर कसता चला जाता है, उसी पर बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करता चला जाता है। कवि विशेष जो इस पंक्ति का होगा कि वाह वाह में कहता है कि वाह वाह, लास्ट की पंक्ति में तमाशाबीनों की शाबाशी वाह वाह में पूर्णोक्ति प्रकाश अलंकार है। पेंच कसने के बिंब में कवि का कथ्य प्रभावी बना दिया है। बेतरह विशेषण शब्द है और कर्तव्य शब्द में व्यंग्यता का भाव दिखाई देता है। छंद मुक्त है। कवि धैर्यपूर्वक सरलता से काम करने की सलाह देने का कार्य करता है। अगला पैराग्राफ है कि आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। देखिएगा, ये पैराग्राफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखेंगे कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? मुझसे खेल रही थी, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? जोर शब्द जो है वो बल है। चूड़ी मरना मीन्स पेंच कसने के लिए जो चूड़ी होती है उसका नष्ट जाना। सहूलियत मीन्स सहजता होती है, सुविधा होती है। बरतना मीन्स व्यवहार में लाना होता है। तो कवि कहता है कि अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा। सारी मुश्किलें आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। कहता है कि कभी अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा।
परिणाम जो आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। आखिरकार परिणाम वही हुआ जिससे कब डर रहा था। जैसे पेंच के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियाँ जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। जैसे कहीं लकड़ी में दीवार में चूड़ी लगा रहे होते हैं और जब वो आसानी से नहीं जा रहा होता है तो उस कील को हम दबा देते हैं, ठोक देते हैं, तो उसकी चूड़ियाँ नष्ट हो जाती है। अब उसमें जिस वेट को अर्थात जिस उद्देश्य से हम उसको लगाए होते हैं वे उद्देश्य विहीन हो जाता है। उसमें कोई कसाव नहीं होता, वो ढीलापन हो जाता है, उसमें कोई दम नहीं होता है, हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो कभी भी अपने शब्द जो कील रूपी शब्द हैं वह जबरदस्ती से उसकी चूड़ियों को समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की जो बात का प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है, घूमने लगती। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। नष्ट और बनावटीपन में ही वो खो गई, उसकी अभिव्यंजना समाप्त हो गई। अंत में कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया। जैसे पेंच चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील को वहीं ठोक दिया जाता है, धंसा दिया जाता है, वहीं उसका अंत मान लिया जाता है और वो उद्देश्य विहीन होता है। वैसे ही कवि ने अपने शब्दों को वहीं जस के तस जिस रूप में था उस रूप में छोड़ देता है। ऐसी स्थिति ऊपर से ठीक था पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। कहते हैं कि ऐसी स्थिति कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती है परंतु उसमें भाव की गहराई नहीं है, शब्दों में ताकत नहीं है, कविता प्रभावहीन हो गई है। न उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझे खेल रही थी। जब वो अपनी बात स्पष्ट न कर सका तो बात ऐसा प्रतीत हुई कि शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते कवि से पूछा, अर्थात कोई शरारती जिद्दी बच्चा हो और कवि को पसीना पोंछते हुए देख करके इससे पूछने का क्या कार्य करता है कि मुझसे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। कविता प्रवाहहीन हो गई और जब इस बात स्पष्ट न कर सका तो शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते हुए कवि से पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा जीवन में। इस तरह के व्यंग ने कवि अपने शब्दों को देने का कार्य करता है। कविताओं की जो विशेष होगा वो कविताओं की आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग करता है। जो प्रभावशाली शब्द डालने का कार्य करते हैं वो उन पर व्यंग करने का कार्य करता है। बात शब्द का मानवीकरण किया गया है। कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह, उपमा अलंकार है। दो शब्द देता है, कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह, दोनों पंक्ति में उपमा अलंकार है। जोर जबरदस्ती, पसीना पोंछते में अनुप्रास अलंकार तथा बात की चूड़ी में रूपक अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। इस तरह से कवि अपनी मार्मिक ढंग से अपनी कविता को वर्णित करने का कार्य करता है और कविता की महिमा को बताने का कार्य करता है। अपने वैज्ञानिकता में उसको नष्ट होने से बचाने के लिए कवि अपने सृजन को, अपने मन के विचारों को अभिव्यक्ति देने का कार्य करता है और इससे आपको अवगत कराता है कि शायद आपकी इसके प्रति रुचि होगी और जो हमारा आंतरिक मन समाज के जिस पटल को देख करके, जिस पहलू को देख करके हमारा आंतरिक मन जो अभिव्यक्त कर देगा वो कोई तकनीकी, कोई यंत्र, कोई विज्ञान उसको नहीं पैदा कर सकता है। वह स्व की अपनी अभिव्यक्ति पैदा कर सकती है। वह जीवंतता व्यक्ति की जो परिवेश होगा, जो जीने की अपनी इच्छा होगी, जो उसका अपना क्षेत्र होगा, जो दायरा होगा, वह हृदय ही उसको पैदा कर सकता है, दूसरा कोई इसको पैदा नहीं कर सकता है। धन्यवाद।